अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जरूरी है कि जो टर्म आपके सामने नजर आ रही है दैट इज प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन प्रोबेबिलिटी को भी समझने से पहले यहां मैं आपके साथ कुछ टर्म्स आज डिस्कस करूंगा और वो टर्म्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आगे इस पूरे चैप्टर में, ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि उससे आने वाले भी चैप्टर्स में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। पहले हम इस पर बात करते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी के डायरेक्ट मीनिंग पर हम जाएं तो प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट और सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी काम के होने या किसी भी काम के ना होने के चांस को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। मैं इस दफा अकाउंटिंग के पेपर में पास हो जाऊंगा, इस बात के चांसेस 60% है, या मैं इस दफा बिजनेस मैथ स्टैट्स के पेपर में फेल हो जाऊंगा, इस बात के चांसेस जो वो 70% है। तो ये जो चांस हम कह रहे हैं ये इसकी प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। ठीक है कि भाई 60% प्रोबेबिलिटी है कि मैं एक पेपर पास कर लूंगा या 70% प्रोबेबिलिटी कि मैं एक पेपर पास नहीं कर पाऊंगा। तो किसी भी इवेंट के होने या किसी भी इवेंट के ना होने के चांस को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये तो उसका सीधा मतलब हो गया। लेकिन इसको स्टैट्स में हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी टर्म्स हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है और उन टर्म्स को हमने किस तरह से अप्लाई करना है, अब मैं इसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। तो बेटा यहां पर सबसे पहली जो टर्म हमने समझनी है दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जरा इस बात को समझते हैं। देखो भाई, एक्सपेरिमेंट क्या है? हर वो चीज, हर वो एक्टिविटी या हर वो प्रोसेस, हर वो काम मेरे लिए एक्सपेरिमेंट है अगर मुझे उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, डेटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो क्या कहलाता है, मेरे लिए एक्सपेरिमेंट कहलाता है। यानी मिसाल के तौर पे जो एग्जांपल्स आपके बीकॉम में दी जाती है आमतौर पे, कि अगर मैं कोई एक डाइस रोल करता हूं तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, एक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। कैसे एक्सपेरिमेंट कहलाएगा? क्योंकि इससे मुझे क्या मिलने वाला है, या तो मुझे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 या फिर 6 मिलेगा, इन्हीं में से कुछ मिलने वाला। अगर मैं एक सिक्का उछालता हूं, या तो मुझे हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, तो ये भी क्या है, मेरे लिए एक्सपेरिमेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कब कहेंगे? अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करूं तो उससे कोई यूनिक रिजल्ट जनरेट नहीं होना चाहिए, वही रिजल्ट जनरेट होने चाहिए जो एक्सपेक्टेड है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप कोई डाइस रोल करते हो तो या तो 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5, 6, यही मिलेगा ना, 7 तो नहीं मिलेगा ना वहां पर, है ना? या ऐसा तो नहीं हो रहा वहां पर कि मैं उसको बार बार रोल किए जा रहा हूं और मुझे 6 ही मिलते जा रहा है। अगर मैं उसको किसी ऐसी सिचुएशन में रोल करूं जो कि एक होमोजीनियस सिचुएशन हो, होमोजीनियस कंडीशन हो, मतलब कि सेम सर्कमस्टांसेस में मैं कोई कंडीशन न्यू अप्लाई ना करूं उसके ऊपर, वो कंडीशन सेम रहे मेरे पास, उस कंडीशन के ऊपर अगर मैं उसको बार बार उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते जाऊं तो उस पे कोई यूनिक रिजल्ट मुझे नहीं मिलना चाहिए, वही रिजल्ट्स मिलने चाहिए जो उसके मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। तो फिर वो एक्सपेरिमेंट क्या कहलाएगा, मेरे लिए रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। दो मेजर टर्म्स यहां पर बेटा और इस्तेमाल होती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। एक तो है बेटा आपके पास आउटकम, ठीक है। अच्छा, दूसरा है आपके पास सैंपल स्पेस। आउटकम और सैंपल स्पेस। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने अभी बात की थी ना आपसे कि आप अगर डाइस रोल करते हैं तो बेटा उस डाइस से जो मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जो मैक्सिमम आपको आउटकम्स मिल सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। क्या कहा मैंने भाई, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, तो ये मैक्सिमम है, 7 नहीं आ सकता। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट क्या है कि 6 तक वहां पर पॉसिबल है। तो 1 2 3 4 5 6 अगर मैं इसको एक सेट में ले आऊं, अगर मैं इसको एक सेट में लिख दूं 1 2 3 4 5 और 6, तो ये क्या कहलाएगा, मेरे लिए एक सैंपल स्पेस कहलाएगा। ठीक है, अब जो मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं और उससे जो मैं सिंगल रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो सिंगल रिजल्ट मुझे चाहिए, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, मेरे लिए आउटकम कहलाएगा। यानी मिसाल के तौर पे मैंने अगर एक डाइस रोल किया और मुझे उस पर 2 मिलता है तो ये 2 क्या होगा, उस सैंपल स्पेस का आउटकम होगा। या अगर मुझे 3 मिलता है तो क्या होगा, वो सैंपल स्पेस का आउटकम कहलाएगा। यहां पर एक और टर्म हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो है इवेंट। वो क्या है बेटा आपके लिए, इवेंट। इवेंट क्या होता है? आमतौर पे अगर आप किसी भी स्टैट्स की बुक के अंदर जाकर देखें तो इवेंट का मतलब आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। यानी सैंपल स्पेस का क्या है, ये सबसेट है। सबसेट क्या होता है? अगर मैं ये कहता हूं कि एक सेट ए है मेरे पास, सेट ए क्या है भाई, 1 2 3 4 5 और 6,
यानी सैंपल स्पेस को मैंने ले लिया भाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा उसके बाद मेरे पास एक और सेट है B, जिसको मैं कह रहा हूं 1 2 और 3। तो क्या B A का सबसेट है? यस, B A का सबसेट है। क्यों है सबसेट? इस वजह से सबसेट है क्योंकि B के तमाम एलिमेंट्स A के अंदर शामिल हैं। अगर तो ऐसा होता है कि B के तमाम एलिमेंट्स A में शामिल हैं, तो हम कहेंगे कि B इज अ सबसेट ऑफ A। राइट, समझ गए आप बात को? तो यहां पर मैं इस B को क्या बोलूंगा? इस B को क्या बोलूंगा? ये मेरे लिए एक इवेंट है। अच्छा, फिर इसमें इवेंट में फर्दर हम बात करते हैं कि भाई सिंपल इवेंट भी होता है, कंपाउंड इवेंट भी होता है, वो आगे चलकर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सारी थ्योरी अभी डिस्कस कर लूंगा तो उसका आगे आपको समझ में नहीं आएगा, या अभी उसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमने आगे काम क्या करना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बाकायदा बढ़ रहा हूं कहां पर? प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा हूं, और आपको मैं प्रोबेबिलिटी स्टैट्स में किस तरह से काम करती है इसके बारे में समझाने जा रहा हूं। चलो बेटा, अब हम बाकायदा प्रोबेबिलिटी का जो मतलब है स्टैट्स में हमने किस तरह से काम करना है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, एग्जाम्स में किस तरह से काम करना है, ये तमाम की तमाम चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सैंपल स्पेस है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस को डिनोट किया जाता है बेटा एस से, और मैंने उसको ले लिया भाई 1 2 6, यानी मैं उसी डाइस की बात कर रहा हूं कि एक डाइस है, मैक्सिमम उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने? 1 2 3 4 5 6, ये सब कुछ अपीयर हो सकता है उसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि मेरा जो अंडर कंसिडरेशन इवेंट है दैट इज 2। अब मैं चाहता ये हूं कि आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपके हाथ में एक डाइस रखता हूं और आप उस डाइस को रोल करते हो, और रोल करने के बाद उस पे 2 अपीयर होता है, इस बात के चांसेस कितने हैं? तो इसको परसेंटेज में भी बोला जा सकता है कि भाई इतना % चांस है, और इसको हम प्रोबेबिलिटी की जबान में भी बोल सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी के लिए हम जो बेस इस्तेमाल करते हैं दैट इज 1। इस बात को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। चलें बेटा, अब आ जाए यहां पर कि जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज, मिसाल के तौर पर प्रोबेबिलिटी किसकी जाननी है? मुझे ए की जाननी। इंटरेस्ट किसमें? मुझे ए में इंटरेस्ट है। ए के आने की चांस को जानना चाहता हूं, तो प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? ए की होगी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो क्या होगा? एन ऑफ ए और डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये एन ऑफ ए क्या है और एन ऑफ एस क्या है? तो एन ऑफ ए से मुराद है बेटा नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए। मतलब ए कुछ भी हो सकता है, मैं 2 3 भी लिख सकता था, 2 4 भी लिख सकता था, ठीक है, 5 6 2 3 4 कुछ भी जो इसके अंदर पॉसिबल है, ठीक है, वो सब लिख सकता था। तो वो क्या है? उसके नंबर्स की बात हो रही है। कितने? यहां पर 1 है तो 1 होगा। अगर 2 और 3 होता तो उसके नंबर्स कितने होते? 2 होते। अगर 2 3 4 होता तो वो एन ऑफ ए क्या होता मेरे लिए? 3 होता। इस तरह से। अच्छा, अब यहां पर क्या है? एन ऑफ एस। एन ऑफ एस क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स इन एस, यानी जो मेरा सैंपल स्पेस है उसके नंबर्स। यहां पर अगर मैं देखूं सैंपल स्पेस के नंबर्स कितने आपके पास? वो 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से काउंट करना है। यहां पर क्या है बेटा? ए क्या आपके पास? 1। तो अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी जाननी है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जानना चाहता हूं, तो इसको मैं किस तरह कहूंगा भाई? एन ऑफ ए। एन ऑफ ए क्या होगा मेरे पास? 1। ये 2 नहीं लिख देना भाई आपने, उसके नंबर को लिखना है हमने, ठीक है, यानी वो कितने नंबर हैं उसके, वो लिखना है आपने। 1 और डिवाइड बाय यहां पर क्या होगा? 6। तादाद को लिखना है आपने, वर्ड नहीं आ रहा था मेरे दिमाग में। तो 1 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो डेसिमल में आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? तो इसका जवाब आएगा भाई 0.1666। ठीक है। अच्छा, अब सर इससे हमें बात समझ में नहीं आ रही कि हम कैसे बताएं। देखो, सिर्फ कैलकुलेशन कर लेना काफी नहीं होता, उस बात का मतलब भी समझ में आना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको जरा परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, करना नहीं है, समझने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं। तो आप इसको जरा कन्वर्ट करो परसेंटेज में, तो ये बनेगा भाई मेरे पास 16.66%, अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो। यानी इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर एक डाइस को रोल किया जाता है और उसमें 2 अपीयर हो, रोल करने से अगर 2 अपीयर हो, तो इस बात के चांसेस जो हैं वो क्या है बेटा? 16.6% हैं, यानी अप्रोक्सीमेट 16.5% इस बात के चांसेस हैं कि उस पे 2 अपीयर हो। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहां पर ये भी बता दूं कि यहां पर अगर आप किसी भी एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी को देखोगे, इंडिविजुअली किसी भी एलिमेंट की
प्रोबेबिलिटी को अगर आप देखते हो तो वो सेम ही होगी। वन की अगर मैं बात करूं, सिर्फ वन की बात कर रहा हूं तो वो भी यही आएगी। सिर्फ टू की बात करूं तो यानी जो चांस टू के आने का है वही चांस वन के आने का है, वही चांस थ्री के आने का, वही चांस फोर के आने का, वही चांस फाइव के आने का और वही चांस सिक्स के आने का है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि भाई प्रोबेबिलिटी को हम एक की जुबान में बोलते हैं, जरा इस बात को भी समझ लो। बेटा दो चीजें होती है ना, एक तो होता है रेशो और दूसरा होता है हमारे पास परसेंटेज। तो बेटा रेशो के लिए जो बेस है ना, बेस वो क्या होता है 1, और जो परसेंटेज के लिए बेस है वो क्या है 100। ठीक है। जैसे मैंने यहां पर कहा, तो अगर ये देखो यानी जो 1 है वही 100 है, परसेंटेज की जुबान में वो 100 है और रेशो में वो क्या है 1 है। यानी किसी भी चीज को पूरा बोलूंगा कि टोटल क्या है मेरे पास, ये सैंपल स्पेस टोटल क्या है 1, और परसेंटेज में अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या होगा, ये होगा 100%। तो हम यहां जानना ही चाह रहे हैं कि वो जो 100% सिचुएशन है या जो 1 सिचुएशन है उसके अंदर से जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितना परसेंट है। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि हर एक के आने का जो चांस है बेटा वो कितना है 0.1666, तो इसका भी यही होगा, इसका भी यही, सबका यही होगा। तो अगर आप इन सबको जमा करोगे, डेसिमल में जमा करोगे, तो वो किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं ये कहता हूं कि इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 1 है, तो ये बात गलत नहीं होगी। यानी हम हर चीज की प्रोबेबिलिटी को किस में से देख रहे होते हैं, 1 में से देख रहे होते हैं। यानी 1 क्या है, टोटल है, उस टोटल के अंदर से हम ये देख रहे हैं कि किसी खास इवेंट के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। तो बेटा जो ये जो 1 वाली बात है इसको जरा आप देखेंगे कैसे आपने लिखना है इसको। देखिए प्रोबेबिलिटी जो होती है ना बेटा आपकी, वो कुछ इस तरह से आपको लिखी हुई मिलेगी। इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, यानी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी वो किसके दरमियान में होगी, 0 और 1 के दरमियान में होगी। क्या सर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर वो इवेंट अकर ही ना हो। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। क्या किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है? यस, मैंने अभी आपको बताया कि हर एक चीज की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस बात के चांसेस क्या है कि इनमें से यानी 1 भी आ जाए, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो यकीनी बात है ना, इस बार कुछ तो आना है ना उसके अंदर। ऐसा तो नहीं है कि कुछ और आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, नहीं ना। यानी इसके अंदर अगर मैं कहूं कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आएगा ना कुछ तो आएगा ना, गायब तो नहीं हो जाएगी वो डाइस गायब तो नहीं हो जाएगा। तो यहां पे इस बात की जो चांस होंगे यकीनन वो क्या होंगे 1 होंगे। ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं कुछ भी बोलूंगा भाई 4 5 6, तो वो 1 के क्या होगा, वो नीचे होगा, बट 0 से तो वो होगा ग्रेटर। यानी प्रोबेबिलिटी आपकी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगी, 0 होगी, बट लेस देन और इक्वल्स टू क्या होगी, 1 होगी। यानी इसी के बीच में आपकी ये प्रोबेबिलिटी फॉल करेगी। तो इसको आपने हमेशा किस में लिखना है, डेसिमल में। ये आप चाहे तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। इस वीडियो में बेटा मेरा खास तौर पे टारगेट ये था कि मैं आपको ये समझा दूं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, जो कि मुझे लगता है कि मैंने काफी हद तक डिस्कस कर लिया, लेकिन इसके अंदर एक समंदर है पूरा, इसमें और बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है जो वक्त के साथ साथ आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। तो बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।